ठीक है, अब आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है ठीक है, आप बता दीजिए बच्चों, अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है ना? ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। यस, ओके 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 स्टूडेंट्स, तो अब याद करिए बच्चों, लास्ट टर्न पर हमने कहाँ तक आपको आपसे डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, सर्कुलेशन, और उसमें हमने आपको ये बताया था बच्चों कि हमारे पूरे बॉडी में, है ना, जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो फूड हो, न्यूट्रिएंट्स हो, हॉर्मोन्स हो, ये सब अपने बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म बच्चों मल्टी सेलर होता है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज बड़ा होता है, तो इस केस में मटेरियल्स को, अलग अलग चीजों को बॉडी के अलग अलग हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है ना। अच्छा, अब उस ट्रांसपोर्ट का काम अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में बात करें, तो देन देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर प्लांट्स के बारे में बात करें, याद करिए बच्चों, हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, क्या वहां पर बच्चों जाइलम और फ्लोएम था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और फूड के लिए। याद आया बच्चों? ऐसे ही एनिमल्स के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम है। और बच्चों, एनिमल्स में ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दो अलग अलग टाइप्स का है। मैंने लास्ट टर्न पर आपको बता दिया था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जब सर्कुलेटरी फ्लूइड किसी बंद ट्यूब में, किसी पाइप में, किसी ट्यूब्यूल में फ्लो करे या पास करे, तो उसे हम लोग कह देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम लोगों के अंदर है, मतलब कॉर्डेट्स में पाया जाता है। उसके अलावा जितने वर्टिब्रेट्स है, सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, है ना। मोर इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनालिड्स, फाइलम एनालिडा में भी प्रेजेंट होता है ना। और मोलस्का का एक ग्रुप है सेफेलोपोड, उसमें भी पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पर पाया जाता है बच्चों? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जैसे आर्थ्रोपोड्स में, उसके अलावा ज्यादातर मोलस्क्स में। तो यहां पर बच्चों कोई क्लोज ट्यूब नहीं है। अच्छा, प्लस जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो बॉडी के टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, लेकिन क्लोज में हम लोगों के इसमें ब्लड टिश्यू के टच में नहीं आता है, बल्कि ब्लड और टिश्यू के बीच में एक और फ्लूइड है जिसे लिम्फ कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। उसके जरिए कोई भी मटेरियल जाता है अपने बॉडी टिश्यू तक। तो पहले ब्लड सर्कुल फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल में, ब्लड से मान लीजिए खाना बाहर निकला, ब्लड वेसल के बाहर निकला, तो वहां पर भी एक फ्लूइड है, लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्रॉस करके फिर वो पहुंचेगा कहां तक बच्चों? टिश्यू तक। सो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने डिस्कस किया था, उसके बाद फिर हमने ये समझाया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट सर्कुलेटरी ट्यूब्यूल्स, दूसरा कंपोनेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड, और तीसरा कंपोनेंट पंपिंग ऑर्गन, दैट इज द हार्ट। तो जो सर्कुलेटरी ट्यूब्यूल्स है बच्चों, उसके बारे में क्या क्या बातें हमने बताई थी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तीन टाइप के सर्कुलेटरी ट्यूब्यूल्स है। मैं क्विकली याद दिलवा रहा हूं बच्चों, क्योंकि पिछले लेक्चर से हम लोग जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे इस लेक्चर को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्विकली मैं पिछले बार क्या डिस्कस किया था वो क्विकली रिकॉल करवा रहा हूं। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी बच्चों, कि अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, सर्कुलेटरी ट्यूब्यूल्स, सर्कुलेटरी फ्लूइड और पंपिंग ऑर्गन। इसमें से सर्कुलेटरी ट्यूब्यूल के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। तीन टाइप के ट्यूब्यूल्स हैं बच्चों, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज हैं बच्चों, वो हमेशा ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती है, दूर ले जाती है। यूजुअली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरी की दीवार बहुत मोटी होती है, इस वजह से अंदर का जो स्पेस है, जो ल्यूमेन है, वो नैरो होता है। एक और बात क्या बताया था, जो लार्जेस्ट आर्टरी है बच्चों वो एओर्टा है। एक एक्सेप्शन मैंने बताया था, एक ऐसी आर्टरी भी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। वो आर्टरी हमारे हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है ना बच्चों। अच्छा, उसके बाद वेन्स के बारे में बताया था। वेन्स की जो दीवार है बच्चों वो पतली होती है। सर कैपिलरी रह गया था, ठीक है, अभी कैपिलरी के बारे में बता दूंगा बच्चों, है ना। अभी ध्यान से सुन लीजिए। तो वेन्स के बारे में हमने बताया था क्या बच्चों, वेन्स की जो दीवार है वो पतली होती है, उसके अंदर का जो ल्यूमेन है, जो स्पेस है, वाइड होता है।
और एक बात बताया था, यूजुअली वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेकर के आती है। यहां पर भी बच्चों एक बात ये याद रखना है कि यूजुअली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेकर के आती है। और वेन्स के अंदर वॉल्स पाए जाते हैं। लार्जेस्ट वेन इज वेना केवा। दो वेना केवा है, एक जो सर की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ला रही है, और एक जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ला रही है। तो एक सुपीरियर वेना केवा है, एक इंफीरियर वेना केवा है। तो इंफीरियर वाला भी सबसे बड़ा है। मतलब अगर इन जनरल आपसे बोला जाए सबसे बड़ा वेन कौन सा है, तो वेना केवा बोलेंगे। लेकिन वेना केवा में भी अगर दो ऑप्शंस आपको मिल जाएं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, तो आपको क्या बोलना है बच्चों? इंफीरियर वेना केवा सबसे बड़ा वेन। बच्चों क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने फिर फर्दर डिस्कस कर लिया था बच्चों वेन्स के बारे में। अब कैपिलरीज के बारे में सुन लीजिए बच्चों। कैपिलरीज जो है वो फर्दर ब्रांचिंग्स हैं आर्टरीज और वेन्स की, है ना। अब आज हम लोग जो है, अगर उस टाइम में कैपिलरी रह गई थी बच्चों, तो कैपिलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैपिलरीज ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, कैपिलरीज के बारे में। क्या है कैपिलरीज? दीज आर दी फाइनर ब्रांचिंग्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। जैसे सपोज ये करिए बच्चों, ये बात, ये एग्जांपल मैं दे रहा था, याद करिए। हार्ट से ये एक आर्टरी निकली, इस आर्टरी के पतले पतले ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस मैं अभी मार्कर रख देता हूं बच्चों। ये ब्रांचेस फिर से एक साथ मिल जाते हैं और फिर यही वेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर्टरी और वेन आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे इंटरकनेक्टेड है बच्चों? ये पतली पतली कैपिलरीज के जरिए आर्टरीज और वेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये बात हम सब लोगों को याद रखना है कि कैपिलरीज कुछ अलग से कोई ट्यूब नहीं है, यही आर्टरी और वेन के पतले पतले ब्रांचेस को कैपिलरी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये याद रखना है बच्चों, कैपिलरी का काम ये है कि वो बॉडी के अलग अलग रीजन में जो टिश्यूज है, उनको एक एक टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो भी मतलब चीजें हैं, जो भी मटेरियल्स है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। बच्चों बिल्कुल ऐसे समझिए ना कि एक मेन सप्लाई आ रही है आर्टरी, वो मेन आर्टरी हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में थोड़ी जा पाएगी। तो होता क्या है, वो मेन आर्टरी से बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस के फर्दर और ब्रांचेस निकलते हैं, और एक एक ब्रांच एक एक टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचते हैं और वहां पर ब्लड को सप्लाई करने का काम। बात समझ में आ गई? तो कैपिलरीज के बारे में सिंपली क्या कह दिया जाएगा बच्चों? हम लोग सिंपली यही कह देंगे, कैपिलरीज आर फाइनर ब्रांचिंग्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो सिंपल सी बात, फाइनर ब्रांचिंग्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज के और वेन्स के फाइनर ब्रांचिंग्स को हम लोग क्या कह देते हैं? कैपिलरीज कह देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कह देंगे? क्या कुछ सवाल पूछ रहे हैं सर? कैपिलरीज में प्रेशर ज्यादा नहीं होता है क्योंकि वो आर्टरीज से आती हैं बच्चों। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, और वही प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कैपिलरीज फट जाती हैं, एंड दैट कैन बी डेंजरस। एक्चुअल में ब्लड प्रेशर हाई होना इसीलिए तो डेंजरस है क्योंकि जो कैपिलरीज है वो नाजुक होती है। अगर उनमें प्रेशर बढ़ गया तो फट सकती हैं। उनके अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है, उनकी दीवार बहुत पतली पतली है बच्चों। दीवार पतला क्यों रखा गया? ताकि आसानी से ब्लड में जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो दीवार को क्रॉस करके बाहर जा सके। तो इस वजह से बच्चों कैपिलरीज की दीवार बहुत पतली होती है, उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फाइनल ब्रांचिंग्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। एक और बात क्या कहते हैं कि दे सप्लाई रॉ मटेरियल्स इन द सेंस बच्चों न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीजें, ऑक्सीजन है ना, CO2 है, उसको भी सप्लाई करने का काम करती है, या सप्लाई नहीं करेंगी तो उनको लेंगी वहां से। और बच्चों क्या, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको टिश्यूज तक सप्लाई करने का काम करती है या उनसे रिसीव करती है। सप्लाई रॉ मटेरियल्स, है ना, ये हमने लिख दिया। और ठीक है बच्चों, ये बात हमने समझ लिया। और कैपिलरीज और बच्चों आर्टरीज और वेन्स को इंटरकनेक्ट करने का काम करती है। तो ये सिंपल सी बात हमने आपको समझा दिया बच्चों कैपिलरीज के बारे में। अच्छा, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जो दूसरा कंपोनेंट है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का बच्चों, जो दूसरा, अच्छा ये बात भी याद रखिएगा कैपिलरीज में, इनकी दीवार, इनकी वॉल बहुत थिन होती है, वेरी थिन वॉल, इनकी दीवार जो है बहुत पतली होती है। और वो भी किससे बनी हुई होती है? कौन सा एपिथेलियम? स्टूडेंट्स रिकॉल करके तुरंत बताइए कौन सा एपिथेलियम है जो कैपिलरी के दीवार को बनाता है? एनीवन क्विकली रिप्लाई बच्चों,
कोई किसी को याद है? हम लोगों ने शायद वहां पर डिस्कस भी किया था। कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है कैपिलरी के वॉल में? याद रखना है बच्चों, अगर याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दिस, है ना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वेरी गुड फैसल, है ना। हार्ट अटैक में क्या, अभी जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका उसका जवाब दीजिए। स्क्वैमस, स्क्वैमस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, है ना। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग पुराना रिवीजन कर रहे हैं, है ना, भूले नहीं है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम स्टूडेंट्स, याद रखना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहां से आपको इसका फंक्शन भी समझ में आ रहा है। दीवार पतली है तो उसका काम क्या होगा बच्चों? मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई एम हैप्पी नाउ कि आप लोगों ने पिछला जो एक आध हफ्ते का ब्रेक था उसमें अच्छे से आपने रिवीजन किया है पुराने वाले पार्ट का। भूलिएगा नहीं स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और दूसरा कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज सर्कुलेटरी फ्लूइड। लेकिन बच्चों इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले सर्कुलेटरी फ्लूइड के बारे में, क्योंकि सर्कुलेटरी फ्लूइड में क्या आता है? एक तो ब्लड आ जाता है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और लिम्फ आ जाता है, इसके बारे में भी हमने बच्चों टिश्यू वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना बच्चों। अच्छा, अब हम लोग और आगे चलते हैं। जो तीसरा कंपोनेंट है अपने सर्कुलेटरी फ्लूइड का बच्चों, ये ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट या कवर्ड, ये कहां पर कवर किया है? कवर्ड इन टिश्यू चैप्टर, इन चैप्टर टिश्यू। चैप्टर टिश्यू में ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, है ना, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये याद रखें बच्चों, तीसरा कंपोनेंट क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? दैट इज द पंपिंग ऑर्गन। और पंपिंग ऑर्गन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है बच्चों? हार्ट। सो द पंपिंग ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज एक्चुअली हार्ट। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, और अब बहुत डिटेल में हम लोग हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक इन क्वाइट डिटेल, बहुत डिटेल में हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इतने लंबे लंबे सवाल मत पूछो बेटा, उतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, उतना लंबा भी फिलहाल अभी एंड में पूछेगा, अभी पहले मैं पूरी चीज डिस्कस कर लूं, है ना, फिर आखिरी में पूछेगा। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, ये जो हार्ट है, ये जो पंपिंग ऑर्गन है, अगर इसका एकदम बिगिनिंग से, एकदम स्टार्टिंग से एनिमल किंगडम में डिस्कस करें तो याद रखना है बच्चों, इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स में एक एनिमल है जिसके बारे में पूछा जाता है, कॉकरोच। आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में। तो कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों। ना आर्ट मतलब ना उसमें एट्रियम वाला चैम्बर, ना वेंट्रिकल, वो सब अलग अलग नहीं किया जाता है बच्चों, है ना। अभी याद रखें कि इन केस ऑफ कॉकरोच, तो हम लोग चैम्बर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स के। सबसे पहले हमने आपको बता दिया किसके बारे में बच्चों? कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट, है ना, याद रखिएगा बच्चों, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है कॉकरोच में। खामखा आप लोग, है ना, कुछ बच्चे बड़ा डरते हैं कॉकरोच से बच्चों, है ना बच्चों, कॉकरोच में 13 चैम्बर का हार्ट है, बहुत बड़ा दिल है, डरना नहीं है उससे, है ना। सो याद रखिएगा 13 चैम्बर्ड। ऑलरेडी सवाल पूछा गया है बच्चों, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमयू में कि कॉकरोच में 13 चैम्बर का हार्ट है, और वो चैम्बर्स ना एट्रियम है और ना वेंट्रिकल है ना। एट्रियम और वेंट्रिकल उसमें अलग अलग क्लासिफाई नहीं करते, सब एक टाइप के चैम्बर्स। ठीक है बच्चों, कॉकरोच के बारे में आपने पढ़ लिया, इसको 1 नंबर दे देता हूं। दूसरा, और आगे हम लोग चले तो फिशेस के बारे में बात करते हैं बच्चों। मछलियों में, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर होते हैं बच्चों फिशेस के अंदर, 2 चैम्बर्ड हार्ट। और इनका ये जो 2 चैम्बर का हार्ट है, इसमें एक एट्रियम प्लस एक वेंट्रिकल। ए मतलब एट्रियम, ऊपर वाला चैम्बर हम लोग पढ़ते हैं ना ह्यूमन हार्ट में, एट्रियम, 2 चैम्बर है अपने एट्रियम, इनके अंदर बस एक एट्रियम है और एक नीचे वाला चैम्बर है, एक वेंट्रिकल। सो 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फिशेस, 2 चैम्बर का हार्ट है बच्चों। साथ ही साथ में इनके बारे में, फिशेस के बारे में मैं आपको ये भी समझा दूं कि उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये कि उनके हार्ट के थ्रू ब्लड बस एक बार ट्रेवल करता है, एक बार फ्लो करता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान से, बड़े नहीं उनका, है ना, ज्यादा है दिल बट बड़ा नहीं है। अब कोई बात नहीं,
अब यहाँ ध्यान दें, मैं क्या कहने जा रहा था कि फिशेस में बच्चों सिंगल सर्कुलेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं उनके हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझाऊंगा और आप बिल्कुल आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिएगा बच्चों, ये मान लीजिए उनके गिल्स हैं, दीज आर देयर गिल्स। ये मान लीजिए उनका हार्ट है और उनके हार्ट में दो चैम्बर्स हैं। एक मान लीजिए यहाँ पर वॉल भी दिखा देता हूं, ये एक एट्रियम है और ये एक वेंट्रिकल। और सपोज कर लीजिए ये उनका पूरा बॉडी, मतलब उनका पूरा बॉडी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज देयर गिल्स, दिस इज देयर हार्ट, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एंड दिस इज देयर बॉडी। उनके पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां पर आता है बच्चों? वो आता है एट्रियम में। कहां पर आता है? एट्रियम में। ये देखिए बच्चों, एट्रियम को कनेक्ट कर दिया है ना, एट्रियम को कनेक्ट कर दिया बॉडी से, है ना। इसको और स्ट्रेट थोड़ा दिखा देता हूं ताकि वो सिमेट्रिकल लगे। ये देखिएगा, एट्रियम से कनेक्ट कर दिया है। और फिर ब्लड यहां से आने के बाद बच्चों, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। और ये डायरेक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरेक्शन देखिएगा। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां पर जाता है बच्चों? एट्रियम में। और एट्रियम से फिर कहां जाता है? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से फिर कनेक्टेड होते हैं उनके गिल्स। तो ये भी देखिए, कनेक्ट करके दिखाता हूं बच्चों, ये देखिएगा, ये कनेक्शन होता है किसका बच्चों? ये कनेक्शन होता है उनके वेंट्रिकल्स के साथ। वेंट्रिकल्स के साथ किसका कनेक्शन होता है? गिल्स का। ये गिल्स है बच्चों, उनके गिल्स, है ना, दीज आर देयर गिल्स। फिशेस में तो गिल्स होती हैं। अच्छा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आया बच्चों? ये उनके वेन्स के जरिए एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर ये जाता है कहां पर स्टूडेंट्स? उनके गिल्स में। और गिल्स में के जरिए क्या होता है बच्चों? गिल्स के जरिए एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज? बाहर क्या जाता है? CO2, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड से। और अंदर क्या ऐड किया जाता है बच्चों? अंदर ऐड किया जाता है ऑक्सीजन। और ये ब्लड कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर कैरी किया जाता है हार्ट में नहीं स्टूडेंट्स, डायरेक्टली इट इज बीइंग कैरीड टू देयर बॉडी। वो पूरा उनके बॉडी में लौटा दिया जाता है वापस से। हार्ट में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आया है। देख लो बच्चों, यहां पर हार्ट के थ्रू ब्लड बस एक बार ट्रेवल किया है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाएगा? इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला जाएगा। और ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाता है। और पूरे बॉडी में फैलने के बाद फिर वो डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। वापस से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो वेन्स हैं वो कैरी करके कहां लाती हैं? हार्ट, हार्ट से फिर गिल्स, और गिल्स से फिर कहां पर बच्चों? पूरे बॉडी। क्या बच्चों ये बात सभी को समझ में आई, है ना? क्या इसमें किसी को कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाया है और अब आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी। बहुत सिंपल है बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चे रट लेते हैं बस कि फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन है, लेकिन समझ नहीं पाते उसका मतलब क्या है। मतलब आपके सामने है। पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया कहां बच्चों? हार्ट में। हार्ट में कहां? एट्रियम में। एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर पूरे गिल्स में, गिल्स से फिर पूरे बॉडी में। तो ब्लड हार्ट में बस एक बार ट्रेवल किया है। कहां से कहां? फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट टू द गिल्स, फ्रॉम द गिल्स अगेन टू द बॉडी। So this is actually the pathway. The blood flows to the heart only once. That is why it is called a single circulation. सर तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मिलता है? बच्चों ये जो आर्टरीज आ रही है इसके कुछ ब्रांचेस निकलते हैं जो हार्ट के दीवार में जाते हैं। यहां पर हम लोग ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन बता रहे हैं, टोटल ब्लड का। हार्ट को ऑब्वियस सी बात है, हार्ट को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, तो कुछ ब्रांचेस होती हैं वो हार्ट के दीवार को बस ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट के अंदर नहीं ले जाती है ब्लड को। ठीक है ना बच्चों? सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस। बच्चों सिग्निफिकेंस तो इसका कुछ नहीं है, ये ड्रॉबैक ही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हार्ट बहुत प्रेशर से पूरे बॉडी में पंप नहीं किया जा पा रहा है। बच्चों ये जो हार्ट है, ये अगर यहां से ब्लड पूरे बॉडी में जाता तो प्रेशर से जाता है ना। अब हार्ट से ब्लड बॉडी में नहीं जा रहा है, गिल्स से जा रहा है, तो प्रेशर थोड़ा कम होगा। प्रेशर कम से कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है फिशेस को, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मतलब जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रखना है, तो एनर्जी का खर्चा कम है। एनर्जी का खर्चा कम तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम तो धीरे धीरे भी ऑक्सीजन आएगा तो भी काम चल जाएगा। अब बताइए बच्चों, सर फिशेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट पंपिंग
ही प्योर बॉडी में पहुंच जाता है, बिल्कुल सही बात है, बट उतना प्रेशर नहीं होता है। सर एट्रियम एंड वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? यहाँ किस कलर से दिखा है? ब्लू कलर से, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो फिशेस के एट्रियम और वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही जा रहा है। बच्चों आपके सामने है पूरी कहानी, अब उसमें से एक एक चीज है ना, एक एक स्पेसिफिक बात तो आपके सामने ही है बच्चों, है ना। अब इसमें से एक एक बात की कोई बताने की कोई अलग अलग जरूरत नहीं है। आर्टरीज और वेन्स कैसे पता लगता है? आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, बता तो दिया बच्चों कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और एक इंपॉर्टेंट बात, आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एट्रियम, वार्म ब्लड एंड कोल्ड ब्लड वो भी बताऊंगा बच्चों जब डाइवर्सिटी मैं पढ़ाऊंगा। अभी एक बात बता दूं कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। जैसे हम लोग 37 फिक्स रहना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बढ़ेगा या कम होगा तो दिक्कत होगी बॉडी को, तो हम लोग वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हैं, इनके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के साथ साथ चेंज होता है, तो वो कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है ना बच्चों, सभी को ये बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ जाऊं बच्चों। ये फिशेस में टू चैम्बर्ड हार्ट है और इस सर्कुलेशन को क्या कह दूंगा मैं? सिंगल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब बहुत ध्यान से यहीं पर रहिएगा साथ में, और आगे चलते हैं आपको लेकर के। बच्चों फिशेस के बारे में बता दिया और आगे फर्दर हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में। तो थर्ड वाला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, दोनों के बारे में बात करते हैं बच्चों, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। बहुत केयरफुली इसको भी ध्यान से समझिएगा। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में बच्चों 3 चैम्बर का हार्ट है। एक्सेप्शन वाली बात आखिरी में बताऊंगा, अभी याद रख लीजिए, फिश में आर्टरी ब्लड हार्ट के ले जा रही है, नहीं हार्ट को कहां ले जा रही है? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक्चुअल में बॉडी को ले जा रही है, वहां तो हार्ट की तरफ भी नहीं है, हार्ट से अवे भी नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर जो मैं बात समझाने जा रहा था, फिशेस और रेप्टाइल्स में कितना 4 चैम्बर का हार्ट है बच्चों, 4 चैम्बर। और 4 चैम्बर में हम लोग क्या कहते हैं, अगर अलग अलग दिखा दे तो 3 चैम्बर बोलना था, 3 चैम्बर हार्ट है। इसमें क्या कह दिया जाए, 2 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल। अब यहां पर बच्चों 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल है। यहां पर ये बात समझे, ये मैंने बोला ना कि एक्सेप्शन वाली बात आखिरी में बताऊंगा। अभी ये देख लीजिए, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल। उस सर्कुलेशन के बारे में भी मैं आपको समझा दूं, उस सर्कुलेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों, क्या होता है, कैसे होता है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या क्या चीज है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक्चुअल में जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का सपोज कर लीजिए ये हार्ट है, दिस इज द हार्ट। इसको मैं ब्लैक कलर से ही दिखाता हूं बच्चों, है ना, या ये लंग्स समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर अपने पास स्पेस नहीं है, तो ये समझ लीजिए दिस इज द लंग्स, और ये उनका हार्ट है बच्चों। दिस इज द हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा जगह देता हूं आपको देखने के लिए। ये देखिए बच्चों, इनके अंदर 2 एट्रियम तो है लेकिन एक ही वेंट्रिकल है। ये हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, और ये एक कॉमन वेंट्रिकल है वी। यहाँ पर बच्चों वॉल्व मौजूद है, यहाँ पर वॉल्व मौजूद है, तो ये पूरा वी मतलब वेंट्रिकल बच्चों। तो दिस होल चैम्बर, ऊपर ही लिख देता हूं, ये वी है, वी फॉर वेंट्रिकल। अच्छा, उसके बाद इनकी भी पूरी बॉडी ऐसे दिखा देता हूं बच्चों, सपोज ये उनकी पूरी बॉडी है। अब पूरा सर्कुलेशन का पाथवे देखिएगा बच्चों, पूरा रास्ता देखिएगा, ध्यान दीजिए बहुत केयरफुली। होता क्या है बच्चों, पूरे बॉडी से, है ना, पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आएगा कहां पर? अभी मैं एरो के साथ ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन भी दिखाऊंगा। पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पर आता है बच्चों? राइट एट्रियम में आता है। ये देखिए ब्लू कलर से दिखाना चाह रहा हूं। चलिए बच्चों, पूरा पाथवे ना, पूरा ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन एंड में दिखाऊंगा। अभी पहले रास्ता बना लूं, अभी पहले ये दिखा दूं कि कौन कौन सा चैम्बर किसके कांटेक्ट में है या किसके टच में। ऊपर ये लंग्स दिखाया है बच्चों, ये लंग्स है, और यहां देखिएगा बच्चों, ये बेसिकली यहाँ पर ये चैम्बर कनेक्टेड है किससे? लंग्स से। कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। और फिर यहां से पूरे बॉडी को कनेक्ट होता हुआ दिखा देता हूं। ये देखिए बच्चों,
ये पूरा सर्कुलेटरी पाथवे हमने दिखा दिया बच्चों, किसका? एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का. दिस इज फॉर एम्फीबियंस एंड दिस इज फॉर रेप्टाइल्स. नाउ पे अटेंशन केयरफुली स्टूडेंट्स. पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी से आता है, और किसके जरिए बच्चों? थ्रू दी वेन्स. ये वेन्स का डायरेक्शन दिखा रहा हूं, वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड का डायरेक्शन दिखा रहा हूं. कहां आ रहा है बच्चों? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है. राइट एट्रियम से कहां जा रहा है? इनटू द कॉमन वेंट्रिकल. इस वेंट्रिकल से होते हुए फिर कहां पर जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है लंग्स में. ये देखिए बच्चों, लंग्स में जा रहा है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है. CO2 is being released out through the lungs. लंग्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और लंग्स के जरिए क्या अंदर बच्चों? ऑक्सीजन अंदर. ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है, चाहे एम्फीबियंस हो चाहे रेप्टाइल्स हो. ये देख लीजिए बच्चों, इन्होंने ऑक्सीजन अंदर इंटेक किया, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां पर जाएगा बच्चों? ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा. अब आप कहेंगे सर वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी है, दोनों मिक्स हो जाता है. बिल्कुल सही बात है बच्चों, इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है. और फिर उसके बाद बच्चों, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां पर? ये आर्टरी के जरिए पूरे बॉडी में फैलाया जाता है, पूरे बॉडी में भेजा जाता है. ये देखिए बच्चों, पूरे बॉडी में इस तरीके से ये सर्कुलेट हो जाता है. तो ये क्या दिखा है बच्चों? ये लंग्स है. दीज आर दी लंग्स. दोनों लंग्स को एक साथ दिखा दिया है. ये बच्चों इनका हार्ट है, और ये पूरे बॉडी को दिखा दिया. दिस इज होल बॉडी. अब देख लीजिए, अब बता दीजिए बच्चों, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है बच्चों? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? यहां पर बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन दी वेंट्रिकल मिक्स हो जाते हैं, है ना बच्चों? ये बात सभी लोग समझ गए. ऑक्सीटोसिन फॉर्मेशन कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है बच्चों? कौन सा सवाल कहां कर रहे हो? अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे लो बच्चों, है ना? सवाल बाद में पूछ लेना या मुझसे पर्सनली पूछ लेना. ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन मैंने बताया था ना, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन. ये कहां बनता है बच्चों? ये हाइपोथैलेमस में बनता है. हाइपोथैलेमस में 2 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, SON सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. वो बनाते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन. अब ऐसा सवाल जो बाहर का है बच्चों वो बाद में पूछना. सर ये डबल सर्कुलेशन, यस, उसी पॉइंट पर आने जा रहा था बच्चों. तो वही ब्लड पहले हार्ट में गया, फिर लंग्स में गया, फिर वापस से हार्ट में जाकर के बॉडी में गया. तो ये बच्चों डबल सर्कुलेशन तो है, लेकिन है ना, लेकिन ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है बच्चों. यहां पर क्या हमने समझा दिया, है ना, क्या हमने समझा दिया यहां पर कि ये यहां पर जो ब्लड है, जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर 2 बार ट्रेवल करता है, और जो हार्ट के अंदर 2 बार ट्रेवल कर रहा है ब्लड, तो डबल सर्कुलेशन तो है. अभी आपको डबल ही सर्कुलेशन याद रखना है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज मोर बेटर. जब आप क्लास 11th में आएंगे तो हम आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे. इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा भी ब्लड होगा बच्चों, कुछ ऐसा भी ब्लड होगा जो हार्ट में वेंट्रिकल में आया और इस रास्ते नहीं जा पाया, वो इधर से ही पूरे बॉडी में चला गया. तो इधर से ही पूरे बॉडी में अगर डीऑक्सीनेटेड वाला मिक्स हो करके चला गया, तो वो तो बस एक ही बार हार्ट को ट्रेवल किया, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. बट अगर कंप्लीट इनकम्प्लीट आपसे नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि डबल है या सिंगल है, तो आप डबल सर्कुलेशन ही बोलिए. बच्चों बात क्लियर हो गई? तो याद रखना है, दिस इज अ डबल सर्कुलेशन. ये डबल सर्कुलेशन है, और क्या कह दिया जाएगा? ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है. दिस इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. बट अगर ये पूछा जाए कि क्या ये डबल सर्कुलेशन है या सिंगल सर्कुलेशन है, तो आप कहेंगे डबल सर्कुलेशन. बच्चों आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई. अगर पढ़ना समझ में आ गया है, सर एज पढ़ना ठीक है. सर वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता नहीं है बच्चों. यहां मिल जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है वेंट्रिकल बच्चों. ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा. चलिए ये बात अगर सभी को समझ में आ गई, तो अब एक्सेप्शन वाली बात भी मैं आपको समझा देता हूं. बच्चों याद रखना है,
कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी हैं जैसे क्रोकोडाइल, जैसे गैवियालिस, जैसे एलिगेटर। ये 3 एग्जांपल्स मैं बताता हूं बच्चों। इनके अंदर मतलब 3 चैम्बर नहीं, इनके अंदर 4 चैम्बर का हार्ट है बच्चों, और उनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये बात याद रखिएगा। 3 एक्सेप्शंस मैंने बताए। कौन कौन से एक्सेप्शन है ना? एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए। कौन कौन से 3 एक्सेप्शन है बच्चों? एक है क्रोकोडाइल्स, दूसरे कौन से बच्चों? गैवियालिस, GAVIALIS, गैवियालिस, और एक और क्या है बच्चों? एलिगेटर। ये तीनों ऐसे रेप्टाइल्स हैं, ये रेप्टाइल्स है बच्चों जिनके अंदर 4 चैम्बर का हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना बच्चों? 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियम प्लस 2 वेंट्रिकल। बच्चों एक बार 11th एंट्रेंस में ऐसा भी सवाल पूछा गया कि बताइए कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किस ग्रुप से स्टार्ट हुआ या कहां से स्टार्ट हुआ। उसका ऑप्शन 11th एंट्रेंस एमयू वालों ने उसका आंसर रेप्टाइल्स दे दिया था। अभी आप भी रेप्टाइल्स ही याद रख सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं रियलिटी में 4 चैम्बर का हार्ट अगर इन अ ग्रुप हम लोग बात करें किस ग्रुप से स्टार्ट हुआ तो आपको बर्ड्स बोलना है। लेकिन 11th एंट्रेंस के अकॉर्डिंग या 11th एंट्रेंस में जितनी की जरूरत है उसमें आपको याद रखना है रेप्टाइल्स। 11th एंट्रेंस तक सिर्फ, क्योंकि एक साल 11th एंट्रेंस में ये सवाल पूछा गया था और एमयू ने जो आंसर की रिलीज किया था उसमें उन्होंने बोला था रेप्टाइल से 4 चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट हुआ है। लेकिन जब पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो पूरे रेप्टाइल में नहीं, है ना? पूरे रेप्टाइल में थोड़ी होता है 4 चैम्बर का हार्ट। पूरा ग्रुप की बात अगर किया जाए तो बर्ड्स वो पहला ग्रुप है जिसके सारे मेंबर्स में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। लेकिन 11th एंट्रेंस के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है रेप्टाइल्स आपको आंसर देना है। आई होप बच्चों यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे हम लोग चलते हैं और अब बात करते हैं फाइनली किसके बारे में? बर्ड्स और मैमल्स के बारे में। अच्छा बच्चों कभी आपने ये सोचा है सर इनके अंदर जैसे क्रोकोडाइल वगैरह, एलिगेटर वगैरह, सर इनके अंदर 4 चैम्बर का हार्ट क्यों है? बाकी सारे रेप्टाइल्स में तो 3 ही चैम्बर का है। एक्सेप्शन का भी तो रीजन होता है ना बच्चों। क्या कभी आपने सोचा या बस रट लिया है कि हाँ क्रोकोडाइल में इन सब में 4 चैम्बर का होता है? क्यों ऐसा, है ना? मेरा सवाल तो ये है कि क्यों ऐसा कि क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है? क्या कोई आंसर दे सकता है बच्चों? क्विकली, आई विल वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स फॉर योर आंसर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हाँ तो फिर क्यों है ऐसा? 4 चैम्बर का हार्ट क्यों है? कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या? रट लिया है बस। ठीक है, मैंने आपको बताया ना बच्चों बायोलॉजी के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि बच्चे इसको रट लेते हैं, उसको समझते नहीं, इसीलिए उनको मजा नहीं आता है। तो इसको समझने, बिकॉज दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो उससे क्या मतलब? फुल्ली ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन फॉर देयर क्या एडेप्टेशन फॉर देयर मैक्सिमम पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज बीइंग परफॉर्म इन वाटर। देखिए एक्चुअल में मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ बच्चों 3 चैम्बर और 4 चैम्बर हार्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि 3 चैम्बर के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। तो जो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचता है वो मिक्स्ड ब्लड होता है। उसमें ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो इंटरमीडिएट होता है ना? मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन ज्यादा तो है लेकिन एकदम प्योर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है ना? एकदम प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा है। लेकिन 4 चैम्बर में प्योर, ये पूरा चैम्बर क्लोज हो जाएगा तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पहुंचेगा। अच्छा ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा तो एनर्जी का जनरेशन ज्यादा होगा, और एनर्जी का जनरेशन ज्यादा होगा बच्चों तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। अब सुनिएगा, जो क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स वगैरह होते हैं वो पानी में 30-30 मिनट बगैर बाहर आए हुए, बगैर सांस लिए हुए गुजार सकते हैं। क्यों? उनका एडेप्टेशन है कि उनको जो खाना पीना पकड़ना है बच्चों, पानी में पकड़ना है, तो पानी में वो अपने शिकार को चेज करने के लिए आधे आधे घंटे पानी के नीचे रह सकते हैं स्टूडेंट्स। और आधे घंटे पानी के अंदर रहना बगैर सांस लिए हुए, तो उनके बॉडी का रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा? वो जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके बॉडी में जा रहा है ना बच्चों, वही उनके बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। क्योंकि अगर कहीं मिक्स ब्लड ले जाते, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स अगर होता तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता। ऑक्सीजन का अमाउंट अगर कम होता बच्चों तो उनके बॉडी का आधे घंटे तक का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता बच्चों। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात बताया बच्चों, ये बातें आपको किताब में नहीं मिलेगी। नॉट मिक्स ब्लड इन वेंट्रिकल, फिर
क्या ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चों? है ना, ये बातें जो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी जो एजुकेशनल वीडियोस है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज जो नेशनल ज्योग्राफिक वाले बनाते हैं या बीबीसी वाले बनाते हैं, जब आप उनको वॉच करेंगे ना, जब आप उनको जो है देखेंगे, तब आपको कुछ ऐसी चीजें समझ में आएंगी बायोलॉजी के बारे में जो आप कभी किताब में नहीं पढ़ सकते। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। और अब हमने ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का समझा दिया। फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं पर बता देता हूं बच्चों, यहीं बता देता हूं किसके बारे में, मैमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में। यहीं लिख देता हूं बच्चों, मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। इनके अंदर बच्चों कितना चैम्बर का हार्ट है? 4 चैम्बर। और इन 4 चैम्बर्स में से क्या कितने एट्रियम? 2 एट्रियम प्लस 2 वेंट्रिकल। और एक बहुत बढ़िया बात बच्चों, मैमल्स और बर्ड्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बात बहुत कॉमनली पूछी जाती है, किसमें सिंगल सर्कुलेशन, किसमें डबल सर्कुलेशन। तो अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए डबल सर्कुलेशन कहां कहां पाया जाता है, तो आपको बोलना है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। आपसे पूछा जाए सिंगल सर्कुलेशन कहां पर पाया जाता है बच्चों? फिशेस में। अगर आप मुझसे कॉकरोच के बारे में ऐसे बोला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा बच्चों उसमें सिंगल सर्कुलेशन ही होता है, कॉकरोच में। ठीक है ना बच्चों, ये बात याद रहेगी सभी को, है ना। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स प्रोसीड। और अब हम लोग बच्चों ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। यहां तक की बात आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स प्रोसीड। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग और प्रोसीड करते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आप चाहें तो स्नैपशॉट इसका ले लीजिए या बाद में पॉज करके ले लीजिएगा। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बच्चों यहां तक की बात सभी को क्लियर है ना स्टूडेंट्स? चलो बच्चों, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा ऑर्गन जिसके बारे में खास करके हिंदुस्तान में कहा जाता है कि ये बंदा काम दिल से कर रहा है। अब इसका मतलब साइंटिफिकली तो हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते कि दिल से करने का क्या मतलब हुआ। बात समझ रहे हैं ना, दिल से करने का क्या मतलब हुआ, या इस बंदे का इस काम में बड़ा दिल लगता है ना। या पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चे को कहते हैं ये तो मेरा जिगर है। जिगर मतलब तो लिवर वगैरह होता है, तो लिवर है। वी एक्चुअली combine these things and with emotions, and how do they relate to emotions? I really can't understand, है ना। मुझे समझ में नहीं आया अब तक कि मतलब ये दिल से काम करने का मतलब क्या। हम लोग तो दिमाग से ही करते हैं, है ना। तो ये बात तो समझ में नहीं आई, बट वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पार्टिकुलर ऑर्गन। उस ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। हिंदुस्तानी बहुत इमोशनल होते हैं, तो वो बॉडी के ऑर्गन्स को भी इमोशन से कनेक्ट कर देते हैं। बट हाउ डज इट कोरिलेट्स टू साइंस, या कैसे वो साइंस को कोरिलेट करता है, वो मुझे भी कभी समझ में नहीं आया। बट एनीवेज लेट्स कीप दैट असाइड, उसको अलग रखते हैं। और हम लोग बात करते हैं अबाउट दी बेसिकली हार्ट, है ना, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर अब बहुत केयरफुली कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट, पहले मैं ह्यूमन हार्ट का लोकेशन आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अब मैमल्स है तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, हाँ 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। जितने भी मैमल्स हैं बच्चों इन जनरल, सब में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। नाउ 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 कम अगेन, कम बैक, वापस से आ जाइए। फिर से हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहली बात, हमारा हार्ट थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है। ये जो चेस्ट वाला रीजन है ना बच्चों, इस रीजन को थोरैक्स बोलते हैं, और अंदर जो स्पेस है ना उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो हमारा हार्ट थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है। एक बात, थोरैसिक कैविटी में भी कहां पर है बच्चों? वो दोनों लंग्स के बीच में है। एक्चुअल में जो दोनों लंग्स बोलना तो सही नहीं है, लेफ्ट लंग के बगल में एक स्पेस है जिसे कार्डियल नॉच कहते हैं, वहां पर लोकेटेड है, और थोड़ा सा टिल्टेड है बच्चों, थोड़ा सा टिल्टेड है। सो 2 बातें अभी आपको बस याद रखनी है। पहली बात, हार्ट
is located in the thoracic cavity slightly on the left side. थोड़ा सा कहां पर बच्चों, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। और इन जनरल बोला जाता है कि हमारे हार्ट का जो साइज है वो क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर है। क्लेंच्ड फिस्ट मतलब बंधे हुए हाथ के, जो ये हमारा पूरा ये मुट्ठी है, इतना बड़ा हमारा हार्ट होता है यूजुअली। सो इट इज द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड बंधे हुए फिस्ट या मुट्ठी के बराबर है बच्चों। अच्छा, तीसरी बात सुन लीजिए, अब हमारा हार्ट बाहर से दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अगेन स्टूडेंट्स, कौन से दो मेम्ब्रेन? द पेरिकार्डियम और द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जैसे लंग्स के बाहर भी दो मेम्ब्रेन बताया था ना बच्चों, दो मेम्ब्रेन बताया था ना लंग्स के बाहर, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, वैसे ही हमारे हार्ट के बाहर भी क्या बच्चों, दो मेम्ब्रेन है, उन्हें पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कह देते हैं या पेरिकार्डियम कह देते हैं। बच्चों अब मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं। बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए बच्चों, है ना, दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम, है ना, बस समझने के लिए मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स, है ना, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। इस तरीके से देखिएगा, है ना, जल्दी बनाने के लिए और समझने के लिए मैं इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं। देखिएगा बच्चों, ये बाहर दो मेम्ब्रेन में बनाने वाला हूं हार्ट के। ये एक मेम्ब्रेन ये बना दिया और एक और मेम्ब्रेन बना देता हूं। ये देखिए बच्चों, ये दो मेम्ब्रेन्स हैं और ये दोनों मेम्ब्रेन को हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कह देते हैं या पेरिकार्डियम भी कह देते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और सिंपली पेरिकार्डियम। तो पहले वो दो बातें मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों। पहली बात क्या बोला बच्चों, ये कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन दी थोरैसिक कैविटी। कहां पर? थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है, थोरैसिक कैविटी। दूसरी बात क्या बोल दिया बच्चों? स्लाइटली ऑन द लेफ्ट, ये स्लाइटली ऑन दी लेफ्ट, ऑन दी लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। एक और बात क्या बोला बच्चों? लेफ्ट लंग में एक थोड़ा सा स्पेस है, एक थोड़ा सा स्पेस है, वो बच्चों है ना, वो स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियल नॉच, वहां पर लोकेटेड होता है अपना हार्ट। सो यहीं पर लिख दिया जाए, इन द कार्डियल नॉच, इन द कार्डियल नॉच। कार्डियल नॉच में है ना, ये कहां पर कार्डियल नॉच का है बच्चों? ऑफ द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में के बगल में एक स्पेस होता है बच्चों, उसे कार्डियल नॉच कहते हैं, वहीं पर अपना हार्ट। और दूसरी बात क्या है, यहां लेबल कर देता हूं बच्चों, क्या है ये? पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और कितनी है बच्चों? दो हैं, और दोनों के बीच में एक फ्लूइड भी है बच्चों। और ये फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। बच्चों ये वही फ्लूइड है जो शॉक को, जर्क को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, प्लस वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है। इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स द शॉक्स एंड जर्क्स एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है बच्चों, ब्लड को पंप कर रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर ऐसी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी दीवार रब करेगी, घिसेगी, तो फ्रिक्शन से रप्चर, डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को, उस रप्चरिंग को अवॉइड करने के लिए बच्चों एक फ्लूइड भरी हुई है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। बच्चों बात समझ रहे हैं ना? सर आपके हाथ में इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, डायग्राम में, ठीक है बच्चों, आप भी कर सकते हैं, बस आपको कई बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अभी मैं क्या समझा रहा था बच्चों, वो समझने की कोशिश करिए। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स एंड बिटवीन द टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो शॉक्स को और जर्क्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बात क्लियर है बिल्कुल बच्चों? चलिए और आगे चलते हैं बच्चों, और आगे हम लोग चलते हैं। एक और बात हम आपको बताते हैं, हार्ट इस तरीके से राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड होता है बच्चों। ये देखिएगा, इट इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट। और राइट और लेफ्ट के अलावा ये अपर चैम्बर्स में और लोअर चैम्बर्स में इस तरीके से डिवाइडेड होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला जो चैम्बर है ये लेफ्ट एट्रियम है एंड दिस इज द राइट एट्रियम। और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर वॉल्व मौजूद है बच्चों, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और यहाँ पर भी एक वॉल्व है, इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बच्चों ये राइट और लेफ्ट के चक्कर में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर आप लिख रहे हैं आपका तो यहाँ राइट है,
बट आपने लेफ्ट एट्रियम लिखा है, आपका इधर तो लेफ्ट है, आपने राइट लिखा है। तो बच्चों इसका चक्कर मैं समझाता हूं। एक्चुअल में बच्चों, एक्चुअल में ये हम लोग अपना हार्ट समझ करके बनाते हैं। हमारे हार्ट का राइट इधर है, तुमने इधर राइट दिखाया है। अपने हार्ट का लेफ्ट इधर है, तो हमने लेफ्ट इधर दिखाया है बच्चों। ऐसे नीचे वेंट्रिकल्स में राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो राइट इधर दिखाया है राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट इस साइड दिखाया है लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ गए ना बच्चों? तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा, है ना। सिंपली ये याद रखिए राइट और लेफ्ट का क्या चक्कर। अच्छा, अब मैं कनेक्शंस भी आपको दिखाता हूं। कनेक्शंस में बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये है वेना कावा, है ना, और इसके दो ब्रांचेस है, एक ऊपर से आ रही है और नीचे से, बट अभी हम लोग इसको वेना कावा लिख देंगे। दिस इज वेना कावा, है ना। और यहां से कहां से ब्लड आ रहा है बच्चों? यहां लंग्स से ब्लड आ रहा है, और किसके जरिए आ रहा है बच्चों? पल्मोनरी वेन के जरिए। पल्मोनरी वेन, कहां से ब्लड आ रहा है बच्चों? फ्रॉम दी लंग्स। अच्छा, यहां से ब्लड जा रहा है बच्चों, और ब्लड कहां पर जा रहा है बच्चों? लंग्स में जा रहा है। किसके जरिए जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी। अच्छा, यहां से ब्लड लौट करके हार्ट से जा रहा है टू द बॉडी, और ये क्या है बच्चों? एओर्टा, AORTA, एओर्टा। अच्छा बच्चों, यहां पर भी मैं आपको बताऊं वॉल्व्स पाए जाते हैं। यहां पर भी वॉल्व को भी अभी लेबल करूंगा। एक वॉल्व यहां पर है और एक वॉल्व यहां पर है। इनको क्या कह देते हैं बच्चों? सेमी लूनर वॉल्व्स। इस वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व्स, सेमी लूनर वॉल्व। बच्चों इसके नाम से क्या समझ में आया? सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब मून, तो आधे चांद की तरह। तो जब ये बंद होता है ना बच्चों इस तरीके से, तो आधा चांद जैसा नजर आता है, इसीलिए इसको सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। और ये वाला क्या बच्चों? एओर्टिक सेमी लूनर वॉल्व, AORTIC, एओर्टिक सेमी लूनर वॉल्व। एक है पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व और एक है एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व। अच्छा, ये वाला क्या है बच्चों? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये दूसरे तरफ ये वाला कौन सा है बच्चों? ये बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, या बाइकस्पिड वॉल्व का एक और नाम है बच्चों, जानते हैं? मिट्रल वॉल्व, MITRAL, मिट्रल वॉल्व। बच्चों पता है ये मिट्रल वॉल्व अच्छा, ट्राइकस्पिड नाम क्यों रखा है ना? ट्राइकस्पिड नाम क्यों रखा? क्योंकि 3 कस्प है, 3 सांचे निकले हुए हैं उसमें, इसलिए उसका नाम बच्चों ट्राइकस्पिड। और बाइकस्पिड नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें 2 सांचे निकले हुए हैं, तो बाइकस्पिड। और मिट्रल वॉल्व क्यों इसी को बोला गया, बाइकस्पिड वॉल्व को? क्योंकि इसका शेप माइटर की तरह है। व्हाट इज माइटर? बच्चों आपने देखा होगा कई बार जो बेसिकली जो क्रिश्चियंस के फादर या पोप होते हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप का कैप पहनते हैं, और वो कैप कुछ इस तरीके का होता है। आपने कभी देखा होगा बच्चों, इस तरीके का आगे भी होता है और ऐसे पीछे भी होता है, इस तरीके का कैप होता है। उस पर देखा है ना बच्चों? तो उसमें 2 सांचे वैसे ही निकले हुए होते हैं, तो बिल्कुल वो ऐसा अपीयर होता है। मतलब इसको इंग्लिश में माइटर, MITRE बोलते हैं। तो ऐसा ही वॉल्व है, इसलिए उसका नाम वहीं से निकला है, मिट्रल वॉल्व। बात समझ में आ गई ना बच्चों? माइटर के तरह दिखता है इसलिए मिट्रल वॉल्व, है ना बच्चों? तो याद रखिएगा, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, ये वॉल्व किसके किसके बीच में है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये किसके बीच में है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। बात समझ में आ गई ना बच्चों? ये जितने भी वॉल्व्स हैं ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ब्लड को उल्टे डायरेक्शन में जाने से। आई होप बच्चों ये हार्ट के बारे में सारी बातें आपको समझ में आ गई, है ना। मतलब स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन सा कनेक्शन हार्ट का कहां कहां से। तो पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, किसके? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहां पर जाता है बच्चों? लंग्स में। लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी में। बच्चों ये बात बताइए, क्या ये बातें सभी को क्लियर है? कौन कौन सा वॉल्व कहां पर है ना? कौन सा वॉल्व कहां पर है, कौन सा चैम्बर किस ब्लड वेसल के जरिए कनेक्टेड है?
किस ब्लड वेसल के जरिए कनेक्ट है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना बच्चों? यस। चलिए, सभी लोगों को बात क्लियर हो गई है। अब बात को और आगे बढ़ाता हूं, अब डिस्कशन को और आगे मैं बढ़ाता हूं। एक बात और सुन लीजिए बच्चों, अब एक ध्यान दे लीजिए बच्चों। थोरैक्स का मीनिंग क्या है सर? थोरैक्स ये चेस्ट वाले रीजन को बोलते हैं, है ना। हमारी बॉडी 3 हिस्से में डिवाइडेड है, हेड, ये थोरैक्स, और ये एब्डोमेन। एब्डोमेन इस पेट वाले हिस्से को पूरा बोलते हैं नीचे तक, और ये थोरैक्स चेस्ट वाले हिस्से को, और ये हेड। तो अपनी पूरी बॉडी 3 हिस्से में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है ना बच्चों? चलो 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 बच्चों, ठीक है, सभी लोगों की तरफ से रिप्लाई आ गया। अब और आगे मैं बढ़ता हूं बच्चों, और आगे मैं बढ़ता हूं। अब एक बारीक सी बात आपको बताते हुए आगे चलता हूं बच्चों। हाँ, नहीं, लेग्स वाले तो अलग, लेग्स तो अपेंडेज है बच्चों। लेग्स के ऊपर ये पूरा पेट वाला हिस्सा ये एब्डोमेन है, ये यहाँ ये चेस्ट वाला हिस्सा पूरा थोरैक्स है, और ये हेड। तो हेड, थोरैक्स, और थोरैक्स से नीचे जितना भी पार्ट है पूरा बेसिकली वो एब्डोमेन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। नाउ एक बारीक सी बात और बताने जा रहा था, सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हार्ट अटैक के बारे में, कि हार्ट अटैक आ गया सर, क्या होता है हार्ट अटैक, पूछते भी हैं। वो भी मैं क्लियर करते हुए चलता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हमारे हार्ट के दीवार को भी, है ना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर हार्ट अटैक क्या होता है। सुनते भी हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, या हार्ट अटैक हो। व्हाट इज हार्ट अटैक, है ना, समझ में नहीं आता। लगता है बच्चों को ऐसा भी लगता है कि हार्ट पर अटैक हुआ, या हार्ट काम करना बंद कर दिया, या समथिंग लाइक दैट। बट रियलिटी में क्या है, मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ बच्चों। आप ये बात समझिए कि हार्ट के दीवार को, ये जो दीवार है ना, ये मसल से बनी है, कार्डियक मसल्स। उन मसल्स के सेल्स को भी रोजाना ऑक्सीजन, खाना पीना सब कुछ चाहिए। तो कुछ बच्चों के मन में यही बात आती होगी, सर ब्लड तो अंदर आता ही है, अंदर ही से खाना पीना उनको क्या दिक्कत है, वो तो वहीं से खा लेंगे। जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन बच्चों के दिमाग में बचपन में होते ही है कि सर ये बंदा तो, इस बंदे का तो पूरा होटल है, ये बंदा तो होटल में ही काम कर रहा है, रोज मस्ती में सारा खाना पीना खाता होगा, इतने बढ़िया बढ़िया खाना खाता होगा, क्योंकि ये तो होटल के अंदर ही है, तो इसके घर पे तो खाना बनता नहीं होगा, ये तो यहीं पर खाना खाता होगा। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है बच्चों। जो होटल में काम वगैरह करते हैं, वो भी, उनके घर पर भी खाना बनता है, वो भी जाकर के खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को खाना खिला रहे हैं तो उनको खाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही से खा पी ले रहे हैं। ऐसे ही हार्ट पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, तो बच्चों के मन में ये रहता है कि हार्ट को क्या दिक्कत है, वो तो अंदर ऑक्सीजन, खाना पीना सब कुछ भरा हुआ है, जब जरूरत पड़ती है तब ले लेता होगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हार्ट के दीवार को अलग से कुछ कैपिलरीज हैं जो हार्ट के दीवार को अलग से ब्लड सप्लाई करती हैं, और उन आर्टरीज के लिए एक बहुत स्पेशल नाम है, दे आर कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी भी है जो हार्ट के दीवार को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। दैट इज कॉल्ड एज, है ना, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी। याद रखिएगा बच्चों, उस आर्टरी को क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी। वो आर्टरी जो हार्ट के दीवार को ब्लड सप्लाई करती है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, यही हार्ट की दीवार को ब्लड सप्लाई कर रही है। और जो लोग ज्यादा फैटी होते हैं, या फैटी फूड खाते हैं, या मतलब फैट रिच खाना खाते हैं, आपने सुना होगा ना कि उनकी कोरोनरी आर्टरी में ये फैट डिपॉजिट हो जाते हैं और ब्लॉकेज कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा हो जाता है बच्चों, और कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। और कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट के दीवार को ब्लड का सप्लाई बंद हो जाएगा, और हार्ट के दीवार को अगर ब्लड का सप्लाई बंद हो जाएगा तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, और हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा तो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचना बंद हो जाएगा, पूरा सिस्टम एक साथ हॉल्ट पर आ जाएगा। हार्ट की मसल्स डीजनरेट होने लगती हैं अगर कुछ टाइम भी उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। और इसी वजह से आपने सुना होगा ना कि बाईपास सर्जरी की जाती है, या एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो वो क्या है बच्चों? एंजियोप्लास्टी क्या है? वही उस कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज को खोलते हैं। और बाईपास सर्जरी क्या है? जब आर्टरी पूरा खराब हो गई तो एक बाईपास जोड़ देते हैं। उस कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई, कोई नहीं, उसको बगल से जोड़ देंगे दूसरे रास्ते से।
सो दैट इज अ बाईपास सर्जरी। बात समझ में आ गई ना बच्चों? ठीक है, ये बात याद रखेंगे, याद रखिएगा बच्चों, है ना, ये कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट अटैक, है ना, याद रखिएगा। वो आर्टरी जो हार्ट के दीवार को ब्लड सप्लाई करे वो कोरोनरी आर्टरी है, उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाता है दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। ठीक है बच्चों, अब है ना प्रिकॉशंस, यही प्रिकॉशंस है कि कोलेस्ट्रॉल या फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड कम से कम खाना चाहिए बच्चों। जो फैटी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं वो बेसिकली एकदम है ना फैटी हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अब और आगे चलते हैं। ये हार्ट के बारे में ये सारी बातें हमने समझा दी, अब हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी बात अपनी बची हुई है, अब ध्यान दीजिए, अब बाद में सारा डिस्कशन करेंगे, है ना। अब आपके आंसर्स मैं बाद में दूंगा। अब और आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया अपने को यही चीज डिस्कस करते हुए। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं यहां से बच्चों, और अब मैं बात करने जा रहा हूं ह्यूमंस में जो सर्कुलेशन उसके बारे में। हमारा डबल सर्कुलेशन तो है ही है, लेकिन हमारा जो डबल सर्कुलेशन है बच्चों, उसको मैं यहाँ पर बहुत ही केयरफुली, है ना, बहुत अच्छे से हम लोग बनाएंगे और सारा कनेक्शन समझेंगे। ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पूरा हार्ट कैसे काम कर रहा है, वो पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा। आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, है ना। सपोज कर लीजिए बच्चों, ये क्या है, अपने लंग्स है, दीज आर बोथ दी लंग्स। ये क्या है बच्चों, ये अपना हार्ट है। सपोज दिस इज आवर हार्ट, और फिर मान लीजिए व्हाट इज दिस, दिस इज आवर बॉडी। ये अपनी पूरी बॉडी है ना, ये पूरा बॉडी हमने दिखा दिया है। तो ये बच्चों लंग्स है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये लंग्स है, ये हार्ट है, और ये अपनी पूरी बॉडी है। अब कनेक्शन भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। हार्ट में पहले 4 चैम्बर बना दिया जाए। आप ये बात जानते हैं ना बच्चों, एट्रियम वाले चैम्बर छोटे होते हैं और वेंट्रिकल वाले चैम्बर थोड़ा सा बड़े होते हैं। ये कौन सा, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको कनेक्ट कर दिया जाए कहाँ से बच्चों, बॉडी से। ये क्या है, ये वेना केवा है, लार्जेस्ट वेन। ये देखिए बच्चों, है ना। और उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया जाए कहाँ से बच्चों, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है लंग्स से, जो राइट वेंट्रिकल है ना। अब ध्यान से देख लीजिए, अभी एक बार मैं इसको बना लूं, उसके बाद इसके बारे में चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरा ह्यूमन बींग्स में कैसे बच्चों, है ना, या मैमल्स में या ह्यूमन बींग्स एक ही बात है, उनमें कैसे ब्लड का पूरा सर्कुलेशन चलता है, वही मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। सबको लेबल भी करूंगा, कौन सा आर्टरी क्या है, कौन सी वेन कौन क्या है ना, किसका क्या नाम है, वो सारी चीजें भाई बस ध्यान दे लीजिए यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये लंग्स है। दिस इज बोथ द लंग्स एक साथ दिखा दिया है। ये पूरी बॉडी है और बीच में हार्ट है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। क्या हुआ, सभी लोग डॉट डॉट क्यों लिख रहे हैं? बात मेरी आवाज आ रही है बच्चों, क्लियर सभी को? इज माई साउंड क्लियर? एक बार बता दीजिए बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, फ्रॉम कंप्लीट बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एक्चुअली कैरीड थ्रू द वेना केवा। ये बच्चों वेन्स हैं, और वेन्स का जो मेन सप्लाई है जो हार्ट में जा रहा है बच्चों, ये देखिए वेना केवा के जरिए जा रहा है। कहां पर, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाएगा। कहां जाएगा बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में। और लंग्स में फिर ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये बाहर निकाला जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। और अंदर क्या ऐड किया जाता है बच्चों, अंदर ऐड किया जाता है ऑक्सीजन। This oxygen when added into the blood, now the blood is oxygenated. Oxygenated blood को रेड से दिखाया है। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये पल्मोनरी वेन।
पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर कहां पर गया बच्चों, इट गोज टू दी एओर्टा, और एओर्टा के जरिए और पतले पतले ब्रांचेस होंगे आगे, ये आर्टरीज के जरिए पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से फैल चुका है। बच्चों क्या ये सर्कुलेशन सभी को समझ में आ गया? सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है बच्चों, याद रखिएगा, है ना। ये अब इसके नाम भी मैं लिख देता हूं। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज pulmonary vein, this is pulmonary artery, pulmonary artery। ये क्या चीज है बच्चों? ये चीज है वेना कावा या वेना कीवा आप कहते हैं। ये क्या चीज है बच्चों? ये एओर्टा, और बाकी चैम्बर्स का नाम तो आपको पता ही है। अब बताइए बच्चों, ये पूरा कनेक्शन सभी को समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? ये पूरा कनेक्शन बच्चों पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ब्लू कलर से जो दिखाया बच्चों, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर कहां पर जाता है? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में, लंग्स से CO2 बाहर किया जाता है और ऑक्सीजन ऐड किया जाता है ब्लड में, और ब्लड कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के जरिए जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में। ये पूरा सर्कुलेटरी पाथवे है। हमारे हार्ट में वही ब्लड 2 बार ट्रेवल कर रहा है, पूरे बॉडी से आया ब्लड, फिर हार्ट से कहां गया? लंग्स में, लंग्स से फिर से आया हार्ट में। तो हार्ट में वही सेम ब्लड 2 बार ट्रेवल कर रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? राइट आर और राइट वेन में कुछ नहीं होता क्या? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड जो आ रहा है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यही तो ट्रेवल कर रहा है, कुछ नहीं होता है का क्या मतलब? ब्लड तो आ ही रहा है उसके अंदर। मिस्टर सैफ आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया। कुछ नहीं, क्या ये हो तो रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है और राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जा रहा है, किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये चीज याद रखना है, सवाल ये पूछा जाता है बच्चों, है ना, केवल ट्रेवल करता है ओनली, इनमें भी ट्रेवल ही कर रहा है, और क्या कर रहा है? अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर स्टूडेंट्स। यस, एट्रियम को ऑरिकल भी कहते हैं, बट हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो मैं समझाऊंगा। ऑरिकल बेसिकली एट्रियम से थोड़ा सा डिफरेंट है ना, मतलब लोअर एनिमल्स के अंदर वो ऑरिकल हुआ करते थे, उसी को अब हम लोग एट्रियम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर सभी लोग कौन सा ब्लड वेसल किस चैम्बर से कनेक्टेड है, ये चीज आप सब लोगों को याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा लेफ्ट एट्रियम को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड कहां से आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे बॉडी में एओर्टा के जरिए जा रहा है। तो ये कनेक्शंस याद रखना है बच्चों, ये कनेक्शंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, है ना बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा। क्या सर एक्सप्लेनेशन रहेगा? ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, उससे आपको फायदा होना चाहिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू कंप्लीटली अबाउट दी डबल सर्कुलेशन। अब मैं मार्कर रख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए बच्चों। ये डायग्राम देख लिया, अब एक लास्ट बार मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, है ना, ध्यान से समझ लीजिए। अभी 5 मिनट में एंड करेंगे बच्चों हम लोग। अब ध्यान दीजिए, लास्ट चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट में पूरा सर्कुलेशन फाइनली ह्यूमन बींग्स में समझा दूं कैसे होता है, हमारे अंदर कैसे होता है, पूरी बात बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स केयरफुली, एक बार सारा अटेंशन पूरा यहाँ पर दीजिए। हम लोग क्लास को भी 5 मिनट में खत्म करें, बस 5 मिनट और रुक जाइए, बहुत ध्यान से देख लीजिए बच्चों। पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा के जरिए इस तरफ राइट एट्रियम में ब्लड आकर के गिरता है, और राइट एट्रियम फूल रहा होता है। और जब राइट एट्रियम फूलता है, स्वेल करता है, उसको टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाता है डायस्टोल। डायस्टोल होना मतलब स्वेल करना, रिलैक्स होना। ब्लड भर रहा है तो राइट एट्रियम डायस्टोल कर रहा है बच्चों। डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पूरा भर गया ना, वो पूरा डायस्टोल कर लिया ना। अब क्या होता है, जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, ये खुल जाता है प्रेशर से, और जब प्रेशर से खुल जाता है तो राइट एट्रियम पूरे ब्लड को ऊपर से स्क्वीज करता है, निचोड़ देता है, ताकि ब्लड राइट एट्रियम से, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाए।
और जब ये स्क्वीज करता है ना राइट एट्रियम, उस चीज को बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना। तो राइट एट्रियम सिस्टोल कर रहा है तो पूरा ब्लड राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू उस रास्ते के जरिए कहां पहुंच गया, इनटू द राइट वेंट्रिकल। और जैसे ही पूरा ब्लड निचुड़ गया, जल्दी से जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाता है। अच्छा, उस मोमेंट पर जो राइट वेंट्रिकल है वो पूरा फूल रहा है क्योंकि उसमें ब्लड भर रहा है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या हो गया, डायस्टोल। जिस मोमेंट पर राइट एट्रियम में सिस्टोल हुआ, उसी मोमेंट पर राइट वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ। ट्राइकस्पिड वाल्व जल्दी से बंद हो गया ताकि ब्लड वापस से उल्टे डायरेक्शन में लौट के ना आ जाए। अब क्या होगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में भी सिस्टोल स्टार्ट होगा। राइट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल स्टार्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में रिलैक्स होगा बच्चों, डायस्टोल होगा। जब ब्लड आकर के भरेगा, बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, फिर लेफ्ट एट्रियम सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व जल्दी से बंद होगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरा डायस्टोल हुआ हुआ है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल करेगा, ब्लड थ्रू दी एओर्टा पूरे बॉडी में फ्लो कर जाएगा। फिर पूरे बॉडी से लौट करके आएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन पूरे बॉडी में, फिर पूरे बॉडी से वेना केवा से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी। ये साइकिल, ये सर्कुलेशन चलते रहता है। बताइए अब इसमें किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, आप अपने बॉडी को कंसीडर करके सारी चीज याद रख सकते हैं। पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी। सर दिल में होल कैसे हो जाते हैं? बच्चों वो प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार एक्चुअल में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसमें बचपन में देयर इज अ होल दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ओविए, है ना। वो होल एक्चुअल में बचपन में होता है, वो भर जाता है, लेकिन कभी कभी जब भर नहीं पाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बच्चों, सभी को बात समझ में आ गई? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्या ये सर्कुलेशन वाली बात सभी को समझ में? सर व्हाट इज पेस मेकर? एक्चुअल में यहाँ पर जो राइट एट्रियम है ना, इसके यहाँ पर एक नोड होता है बच्चों, एक नोडल टिश्यू होता है, वही इंपल्स, वही हार्ट के काम करने के लिए इंपल्स जनरेट करता है, तो उसी को पेस मेकर कहते हैं। वो SA नोड है बच्चों। क्या सवाल है सर? पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व होता है क्या? क्योंकि ये ब्लड नहीं, अगर वो आर्टरी है तो उसमें ब्लड नहीं होगा, उसमें वॉल्व नहीं होगा। नहीं, प्रेशर ज्यादा होता है तो बैकफ्लो के चांसेस कम होते हैं। बताया तो SA नोड, SN नहीं, SA नोड। सर पतले लोगों को हार्ट अटैक होता है क्या? कम चांसेस होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह या फैट वगैरह कम होता है, लेकिन उनको भी हो सकता है, कोई ऐसी फिक्स बात नहीं है कि पतले लोगों को हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये SA नोड, AV नोड फैसल जमाल क्लास 11वीं में ही पढ़ लीजिएगा तो बेहतर है। अभी मैं बताने को तो बता सकता हूं, लेकिन अभी आपके जरूरत की बात वो नहीं है। SA नोड इज अ पेसमेकर, इतनी बात आप याद रख सकते हैं। यस यस बिल्कुल, क्यों नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है, आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई, सर्कुलेशन की बात, है ना। अब हम लोग आज के डिस्कशन को यहीं पर रोकेंगे, है ना। नेक्स्ट टर्न पर फिर मैं आपको समझाऊंगा कार्डियक साइकिल के बारे में। छोटी सी बात रह गई है, मतलब 15 मिनट का डिस्कशन और रह गया सर्कुलेशन में, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। और फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे, उससे जो है ये पूरा यूनिट अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और किसी को कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए, हम लोग सेशन एंड करने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर लेता हूं। सर आई एम फ्रॉम गोरखपुर, अराफात आलम। ठीक है भाई, अच्छी बात है।
ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। सर जेंट्स में मोर चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के वुमेन्स के कंपैरिजन में, क्यों? ऐसा तो नहीं है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में दोनों में हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। जेंडर के हिसाब से कोई ऐसा स्पेसिफिसिटी नहीं है कि मेल्स में ज़्यादा होता है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ मतलब डेटा होगा पॉपुलेशन का, तो मे बी पॉसिबल कि फीमेल्स में जो हार्मोन्स हैं, जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रीशन वगैरह ज़्यादा है ना, फैटी डिपोजिशन ज़्यादा होता है। सर आप कैदराबाद से हैं? हाँ भाई, मैं कैदराबाद से, मेरा ओरिजिन है बेसिकली, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह, बट मैं वहाँ रहा नहीं। सर नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को एंड कर दीजिएगा। हाँ, कोशिश रहेगी बच्चों कि इस चैप्टर को एंड कर दें नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों। लाइव क्लास का टाइम आपको नहीं पता है बेटा? जो नंबर है ना 7300666551, उस पर एक बार आप मैसेज कर लो, आपको ऐड कर दिया जाए, ग्रुप में टाइम टेबल भेजा जाता है रोज, आपको पता चल जाएगा आपका टाइम टेबल क्या है। वैसे 11:30 पर होती है एक क्लास, और एक क्लास शाम में होती है। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं, रिवीजन करते रहिएगा।